नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं परमाणु की संरचना में रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। क्या जानेंगे? रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड ने परमाणु की संरचना के बारे में एक नियम दिया था या अपना एक सिद्धांत दिया था। सिद्धांत उन्होंने अपने प्रयोगों के आधार पर दिया। तो सबसे पहले हम जानेंगे रदरफोर्ड का प्रयोग और उसके बाद जानेंगे कि रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग के आधार पर परमाणु का मॉडल क्या दिया। क्लियर है? चलते हैं अपने टॉपिक पर। टॉपिक क्या है? तो हमारा टॉपिक चल रहा है परमाणु की संरचना। परमाणु की संरचना में हम जानेंगे रदरफोर्ड का प्रयोग, अल्फा कण प्रकीर्णन। तो पहले आप सभी लोग क्या करेंगे, इसको जान लो क्या किया था उन्होंने। रदरफोर्ड ने क्या किया, एक बहुत पतली सूक्ष्म सी बहुत पतली सोने की पन्नी ली। क्या लिया? सोने की पन्नी ली। ठीक है। और इसके ऊपर क्या किया, अल्फा कणों की बौछार की। किसकी बौछार की? अल्फा कणों की। ध्यान से समझना, क्या किसकी बौछार की? अल्फा कणों की। ठीक है। क्या किया रदरफोर्ड ने? सोने की बहुत पतली पन्नी ली और इसके ऊपर अल्फा कणों की बौछार की। ठीक है। और जिसके चारों ओर तुम चाहो तो जिंक सल्फाइड का पर्दा लगा लेना। ठीक है ना। जब इन्होंने इस पर क्या की, अल्फा कण की बौछार की, तो बौछार करने के पर जो इसके निष्कर्ष निकले उस आधार पर उन्होंने अपना क्या दिया, परमाणु मॉडल दिया। तो पहले हम जान लेते हैं कि अल्फा कणों की बौछार करने से क्या हुआ। ठीक है। तो हम इन चीज़ों को भी थोड़ा थोड़ा करके बताते हुए चलते हैं, यहाँ से तुम समझते हुए चलना। ठीक है। सबसे पहले क्या हुआ, इस सिद्धांत से समझेंगे। जब उन्होंने अल्फा कण की बौछार की तो अधिकांश अल्फा कण सीधे निकल गए। कैसे निकल गए? सीधे। अधिकांश अल्फा कण कैसे हो गए? सीधे निकल गए। तो हम इसमें बता देंगे अधिकांश अल्फा कण कैसे निकल जाते हैं, बिना विचलित हुए सीधे निकल जाते हैं। सोने की पन्नी से होके सीधे निकल जाते हैं। इससे पता चलता है, क्या पता चलता है, कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है? रिक्त होता है। कहाँ से पता चला? पता यहाँ से चला कि अधिकांश अल्फा कण बिना विचलित हुए कैसे निकल जाते हैं? सीधे। तो जिससे पता चलता है कि परमाणु का अधिकांश भाग कैसा है? रिक्त है। क्लियर है? दूसरा पॉइंट समझते रहेंगे, ये प्रयोग ही चल रहा है अभी। ठीक है ना, परमाणु का मॉडल नहीं है। दूसरा ये था कि कुछ अल्फा कण क्या हो जाते हैं, अपने मार्ग से थोड़ा सा मुड़ जाते हैं। क्या हो जाते हैं? कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से मुड़ जाते हैं, जिससे पता चलता है कि परमाणु में एक धनावेश है। परमाणु में क्या है? एक धन आवेश है, जिसकी वजह से अल्फा कण क्या हो जाते हैं, अपने मार्ग से मुड़ जाते हैं। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? तो इन्होंने क्या बताया कि परमाणु में क्या है, परमाणु में जो है धन आवेश होता है। धनावेश होता है। या इसको ना अभी तुम कहना चाहो तो अभी बस इतना ये कह दो कि कुछ अल्फा कण क्या हो जाते हैं, कुछ अल्फा कण मुड़ जाते हैं। क्या हो जाते हैं? मुड़ जाते हैं। जिससे पता चलता है कि परमाणु में क्या है, परमाणु में जो है धनावेश है। क्या है? धनावेश है। ठीक है। क्योंकि भाई कुछ अल्फा कण कैसे होते हैं? धनावेश। याद रखना, अल्फा कण धन होते हैं। जब धन से टकराते हैं तो क्या हो जाते हैं? प्रतिकर्षित। ऐसे समझो। कैसे समझेंगे कि अल्फा कण जा रहा है, ये धनावेश है। ऐसे समझो, ये धनावेश है। जब ये अल्फा कण जाएगा तो इससे टकराएगा और टकराने के बाद क्या हो जाएगा? मुड़ जाएगा। ठीक है। टकराएगा और मुड़ जाएगा। और अधिकांश कण कैसे चले जाते हैं? सीधे। इस तरह से समझ लो, एकदम अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है। तो उन्होंने बताया अधिकांश अल्फा कण कैसे हो जाते हैं? अल्फा कण सीधे निकल जाते हैं। ये भी याद रख लेना, सीधे निकल जाते हैं। इसका मतलब ये है परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त है। ठीक है। और कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से क्या हो जाते हैं? मुड़ जाते हैं। ठीक है। मुड़ने का मतलब कुछ अल्फा कण मुड़ जाते हैं, जिससे क्या पता चलता है कि परमाणु के में क्या है? धनावेश भी है। क्लियर है? ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, नंबर 3। लगभग 20,000 में से एक। कितने में से? 20,000 में से एक अल्फा कण अपने मार्ग से विचलित हो जाता है।
अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, विचलित हो जाता है, जिससे पता चलता है कि परमाणु में नाभिक है या उपस्थित है, नाभिक उपस्थित है, ठीक है, जो कि धनावेशित होता है, जो कि धनावेशित होता है। अब इसको भी समझ लेंगे, धनावेशित होता है, ठीक है। बहुत ध्यान से समझेंगे क्या होता है। लगभग 20,000 में से एक कण जाता है, वो सीधा इस किससे, नाभिक से टकराता है और अपने मार्ग से मुड़ के या तो इधर निकल जाए या इधर आ जाए या सीधा बैक में भी आ जाए, ठीक है। समझ में आ रहा है, क्या हो जाता है, बैक में भी आ सकता है। तो लगभग 20,000 में से एक कण जाता है। तो पहली बात तो ये पता चली बहुत सूक्ष्म है। कैसा है, बहुत सूक्ष्म है, सूक्ष्म है, साथ के साथ कैसा है, ठोस है। कैसा है, ठोस होता है, ये भी याद रखना। नाभिक कैसा होता है, ठोस, ठीक है, नाभिक है और कैसा है, ठोस है। इससे यही सिद्ध हुआ। दूसरी बात हम जानेंगे कैसा है, धनावेशित। धनावेशित कैसे पता चला, क्योंकि कुछ कण क्या हो जाते हैं, अपने मार्ग से मुड़ जाते हैं। मार्ग से मुड़ जाते हैं मतलब क्या है, नाभिक में धनावेश है। क्लियर है। इस सिद्धांत के आधार पर, अपने इस प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु की संरचना या परमाणु का मॉडल दिया, ठीक है। आगे चलते हैं, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। अब हम क्या पढ़ेंगे, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को हम नाभिकीय या ग्रहीय मॉडल भी कहते हैं। याद रखना कि पूछ लेगा ऑब्जेक्टिव में तुम लोगों से कि नाभिकीय या ग्रहीय मॉडल किसने दिया, तो किसने दिया, रदरफोर्ड ने। क्लियर है। जानते हैं रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या था। सबसे पहले उन्होंने कहा कि परमाणु जो है वो दो भागों से मिलकर बना होता है। परमाणु के क्या होते हैं, दो भाग होते हैं। एक होता है नाभिक, और एक होता है नाभिक के चारों ओर का रिक्त स्थान। क्लियर है। तो ध्यान से समझेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या होता है, एक होता है नाभिक और एक होता है नाभिक के चारों ओर रिक्त स्थान। ठीक है, कैसे समझें कि ऐसे समझो ये है नाभिक और इसके चारों ओर क्या है, खाली जगह है। ऐसे समझो कि कोई गेंद है, हमारे हाथ में क्या है, फुटबॉल टाइप की सी गेंद है, उसके चारों ओर क्या हो, रिक्त स्थान हो, बीच में वो लटकी हुई हो, तो क्या हो जाएगा। ऐसे सूरज को समझो क्या है कि ये सन है, ठीक है, और इसके चारों ओर रिक्त स्थान है। रिक्त स्थान में कौन घूमते हैं, देखा होगा बहुत सारे ग्रह, कि यहाँ कोई ग्रह घूम रहा है, यहाँ कोई ग्रह घूम रहा है और कोई ग्रह घूम रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल इसीलिए इसको ग्रहीय मॉडल भी कहते हैं। याद रखना, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, ग्रहीय मॉडल। बिल्कुल सूरज का 2 कॉपी है। क्लियर है। तो क्या बताया, एक नाभिक होता है और नाभिक के चारों ओर क्या होता है, रिक्त स्थान। रिक्त स्थान में याद रखना इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। कौन घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन। अब इस पर हम आएंगे। ये कहता है नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं। नाभिक में कौन कौन होता है, तो याद रखना नाभिक में, इस बात को बिल्कुल याद रख लेना, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। कौन कौन होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। क्लियर है। आगे ये कहता है प्रोटॉन के कारण नाभिक पर धनावेश होता है। भाई हम जानते हैं प्रोटॉन कैसे होते हैं, धनावेशित, और न्यूट्रॉन उदासीन। तो टोटल कौन सा आवेश हो जाएगा, धनावेशित। तो हम कह सकते हैं कि नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं तथा प्रोटॉनों के कारण नाभिक पर क्या होता है, धनावेश होता है। बात क्लियर है। आगे चलते हैं। ये कहता है इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर खाली क्षेत्र में वृत्तीय मार्ग में नाभिक की परिक्रमा करते हैं। तो हमने यही बताया, फिर से समझो, इसको बहुत ध्यान से समझो। एक नाभिक है, नाभिक में कौन होगा, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और इसके चारों ओर खाली स्थान में वृत्तीय मार्ग में कौन घूमेंगे, इलेक्ट्रॉन। कौन मूवमेंट करते हैं, हाँ इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, गति करते हैं। इस तरह से ये घूमते रहते हैं। क्लियर है। कहाँ घूमते हैं, ये हो गया नाभिक। याद रखना ये क्या है, नाभिक। ठीक है, नाभिक के चारों ओर इन वृत्तीय कक्षाओं में क्या करते हैं, गति करते रहते हैं। क्लियर है। आगे इन्होंने बताया कि परमाणु की त्रिज्या 10⁻⁻10 मीटर होती है। अच्छा समझेंगे, परमाणु कहाँ से कहाँ तक है, तो इस सेंटर से लेके बाहर तक, यहाँ तक, ये है परमाणु। क्लियर है। तो ये परमाणु, इसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक त्रिज्या हो जाएगी 10⁻⁻10 मीटर। क्लियर है। कितनी हो जाएगी, परमाणु की त्रिज्या 10⁻⁻10 मीटर। और नाभिक की त्रिज्या, तो नाभिक तो छोटा सा है,
भाई नाभिक कैसा है, ये छोटा सा, तो इस छोटे से की त्रिज्या कितनी होगी, तो छोटी सी की त्रिज्या होती है 10⁻⁻15 मीटर। कितनी होती है, 10⁻⁻15 मीटर होती है। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। परमाणु की त्रिज्या 10⁻10 मीटर तथा नाभिक की त्रिज्या 10⁻15 मीटर होती है। आगे चलते हैं, आगे क्या है, इलेक्ट्रॉन की बढ़ते गति के लिए। अच्छा, इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इन कक्षाओं में घूम रहे हैं, तो घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल, ये कह रहा है इलेक्ट्रॉन की वृत्तीय गति के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल, आवश्यक अभिकेंद्र बल इलेक्ट्रॉन व नाभिक के बीच कार्य करने वाले वैद्युत आकर्षण बल, इस पॉइंट को याद रखना, किससे, वैद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होता है। फिर से समझो, इलेक्ट्रॉन की वृत्तीय गति के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल इलेक्ट्रॉन व नाभिक के बीच कार्य करने वाले वैद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होता है। तो हम इसमें ये बातें समझे कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल में एक बात हमें सबसे अच्छी बात ये पता चली कि परमाणु जो है उसके दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, दो भाग। एक नाभिक जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, दूसरा क्या होता है, नाभिक के चारों ओर का रिक्त स्थान जहाँ कौन रहता है, इलेक्ट्रॉन गति करते रहते हैं। क्लियर है। दूसरा इन्होंने बताया कि नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिसके कारण नाभिक धनावेशित होता है। ठीक है, और इसके बताया इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर चारों ओर क्या करते रहते हैं, वृत्तीय मार्ग में गति करते रहते हैं, नाभिक की परिक्रमा करते रहते हैं। आगे, परमाणु की त्रिज्या 10⁻10 मीटर और नाभिक की त्रिज्या 10⁻15 मीटर होती है, और घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल किससे प्राप्त होता है, वैद्युत आकर्षण बल से। क्लियर है। अब हम जानते हैं, अभी तक हमने क्या जाना, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, लेकिन रदरफोर्ड के इस परमाणु मॉडल में भी कुछ कमियां थीं। उन कमियों को जानने के लिए अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां, तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में कुछ ही कमियां रह गई थी। खासतौर पे कमी क्या थी कि परमाणु के अस्तित्व की व्याख्या नहीं कर सका। किसकी, परमाणु के अस्तित्व की व्याख्या नहीं कर सका ये मॉडल। दूसरी इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कमी जो थी वो ये थी कि ये स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सका। किसकी, स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सका। ठीक है, तो आप सभी से मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।